This is Dr. Yogesh Chaturvedi, and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you gerund. Gerund is the ing form of a verb which acts as a noun. देखिए gerund क्या होता है? gerund वर्ब का एक ing फॉर्म होता है जो नाउन के तरीके से एक्ट करता है. अब देखिए यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरंड भी होता है. हमें बहुत ध्यान से इस चीज को समझना चाहिए कि अगर वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के तरीके से एक्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे जेरंड, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरीके से काम करेगा तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. अच्छा, अब जरा ये नोट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. नोट, मेरा कर्सर जहां घूम रहा है जरा ठीक से देखिएगा. As regards the functions and sense of gerund, they are the same as that of the simple infinitive. हाँ, ये बात भी नोटिस करने लायक है कि जहां तक gerund के फंक्शंस और सेंस का सवाल है, इसके फंक्शन भी सिंपल इन्फिनिटिव जैसे होते हैं और इसका जो है सेंस भी सिंपल इन्फिनिटिव जैसा होता है. यानी सिंपल इन्फिनिटिव का यूज और जेरंड का यूज एक जैसा है बिल्कुल. अब हमें देखना है कि सिंपल इन्फिनिटिव कैसे काम करता था. नाउन का काम वो भी करता है, तो वही काम जो सिंपल इन्फिनिटिव करता है वही जेरंड भी करता है. जरा देखते हैं कैसे. ये पहले एग्जांपल देखिए. टेलिंग लाइज इज अ सिन. झूठ बोलना पाप है. तो टेलिंग लाइज क्या है? इज का सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट बनने का काम देखो ये कर रहा, तो नाउन का काम कर रहा है, यानी ये टेलिंग क्या है? जेरंड है. और यही काम इन्फिनिटिव भी करता है. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टेल लाइज इज अ सिन. झूठ बोलना पाप है. इसका मीनिंग भी यही है, यही सेंस, दोनों का सेंस सेम है, दोनों का यूज भी सेम है. ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है टेलिंग लाइज, यहाँ टू टेल लाइज आ रहा है, एक जैसे हैं दोनों. फिर देखो, आई लाइक रीडिंग फेरी टेल्स. मैं फेरी टेल्स पढ़ना पसंद करता हूं. व्हाट डू आई लाइक? रीडिंग फेरी टेल्स. ये व्हाट का आंसर बन रहा है, यानी ये लाइक का ऑब्जेक्ट है. ठीक. अब लाइक का ऑब्जेक्ट बनना यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना नाउन का काम है, और नाउन का काम करना इसका मतलब ये जेरंड है. रीडिंग फेरी टेल्स पूरा जो फ्रेज है ये नाउन का काम कर रहा है, यानी ये रीडिंग क्या है? जेरंड है. अब देखो, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करता है, इन्फिनिटिव भी करता है. यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू रीड फेरी टेल्स. तो इसका भी मीनिंग वही है, मुझे फेरी टेल्स पढ़ना पसंद है, इसका भी वही मीनिंग है. आई लाइक टू रीड फेरी टेल्स, इसका भी वही मीनिंग है. फिर देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का काम भी दोनों करते हैं. हर एम इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास. उसका एम क्लास में फर्स्ट स्टैंड करना है, क्लास में फर्स्ट आना है. तो ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है. यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ये कैसे चेक करेंगे? जरा आप व्हाट से क्वेश्चन करके देख लीजिए. अगर व्हाट से क्वेश्चन करने में ये स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास उसका आंसर बनता है तो ये कंप्लीमेंट कहा जाएगा और इज को लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा. अगर ये आंसर नहीं बनेगा तो फिर इज लिंकिंग वर्ब नहीं होगा और ये कंप्लीमेंट नहीं होगा. तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं. व्हाट इज हर एम? आंसर मिला स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास. इसका मतलब है कि अगर ये आंसर बन रहा है तो ये कंप्लीमेंट है, और ये कंप्लीमेंट है तो फिर इज आपका लिंकिंग वर्ब है. यानी कंप्लीमेंट बनने का काम जेरंड करता है, कंप्लीमेंट बनने का काम इन्फिनिटिव भी करता है. इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एम इज टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा. आगे अब हम एक एक करके फंक्शन देखते हैं. फंक्शंस ऑफ जेरंड. Like simple infinitive, gerund also does the following functions of a noun. Simple infinitive के तरीके से gerund भी ये वाले functions करता है जो हमने आगे दिए हुए हैं. जरा देखिए, subject of a verb. When a gerund or gerundial phrase appears before the main verb in a sentence, it is acting as the subject of the main verb. देखो, यही बात हमने simple infinitive वाले वीडियो में बताई है कि जब कोई इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज किसी मेन वर्ब से पहले अपीयर होता है तो फिर वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है. इसी तरीके से
अगर जेरंड या जेरेंडियल फ्रेज किसी मेन वर्ब से पहले आएगा तो फिर वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा। जैसे देखो, स्पीकिंग द ट्रूथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ। तो स्पीकिंग द ट्रूथ किसका सब्जेक्ट है? शुड बी का। बी क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये बी के पहले आया ना यहाँ, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है। फिर देखिए, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स इज वेरी इजी। ये इज का सब्जेक्ट है पूरा। गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स ये जेरेंडियल फ्रेज है और ये पूरा फ्रेज क्या कहते हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्पीकिंग लाउडली विल स्पॉइल योर थ्रॉट। जोर से बोलना आपके गले को खराब कर देगा। तो विल स्पॉइल का सब्जेक्ट कौन है? स्पीकिंग लाउडली। ठीक है। अब देखो, एक बात ये आती है कि हम लोग इन चीजों को क्यों स्टडी करें, इनका रेलेवेंस क्या है? तो रेलेवेंस बहुत है। रेलेवेंस एक तो जहां आपको वर्ब फिलिंग करने को दी जाती है वहां रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें मेन वर्ब से पहले ब्लैंक दिया हुआ है, तो उस ब्लैंक में क्या आएगा और वर्ब का फॉर्म आपको वहां फिलअप करना है। तो वो वर्ब या तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में आएगी या जेरेंड के फॉर्म में आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसे आपको। मेन वर्ब से पहले जो ब्लैंक है वहां आपको सब्जेक्ट सप्लाई करना है। तो वर्ब का वो फॉर्म आएगा जो सब्जेक्ट का काम कर सके। तो उसे चाहे जेरेंड फॉर्म में लाओ चाहे इन्फिनेटिव फॉर्म में लाओ, दोनों में से किसी एक फॉर्म में आप उसे फिलअप कर सकते हो। मान लीजिए यही सेंटेंस दिया हो, डॉट 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 और शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ, द ट्रुथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ, ऐसे लिखा हो और यहाँ डॉट डॉट लगा हो और ब्रैकेट में दिया हो स्पीक, तो आप कर सकते हो टू स्पीक द ट्रुथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप फिलिंग ये भी कर सकते हो, स्पीकिंग द ट्रुथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ। तो एक तो फिलिंग में इसका काम है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों करते हैं। तो जब दोनों करते हैं तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है स्पीकिंग द ट्रूथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ, तो आपसे कहा जा सकता है कि यूज स्पीक इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। तो आप इसको कर दीजिए, टू स्पीक द ट्रूथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ, ऐसे कर दीजिए। फिर वो कह सकते हैं यूज गिव इंस्टेड ऑफ गिविंग, तो आप कर सकते हो टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स इज वेरी इजी। फिर आपसे कह सकते हैं यूज टू स्पीक इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, आप कह दीजिए टू स्पीक लाउडली विल स्पॉइल योर थ्रॉट। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका बनता है यहाँ, क्योंकि दोनों एक जैसे काम करते हैं। अब एक और होता है कि जो ये सब्जेक्ट बना हुआ है, आपसे कह सकते हैं बिगिन विद इट, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि जेरेंड जो है नाउन के 4 फंक्शंस करता है, 5 नहीं करता है, जबकि सिंपल इन्फिनेटिव के फंक्शंस 5 हैं। सिंपल इन्फिनेटिव के 5 फंक्शंस हैं, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब एंड केस इन अपोजिशन टू डमी इट। यानी इट से जो इन्फिनेटिव इंट्रोड्यूस होता है वो केस इन अपोजिशन टू डमी इट होता है। लेकिन जेरेंड सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन का काम करता है, कंप्लीमेंट का काम करता है, लेकिन वो केस इन अपोजिशन टू डमी इट नहीं होता। तो आपको अगर कहा जाता है यहाँ स्पीकिंग द ट्रुथ शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ में कहा जाता है बिगिन विद इट, तो इसे इन्फिनेटिव बना के आगे ले जाना होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव इट से इंट्रोड्यूस हो सकता है, जेरेंड नहीं। तो इसको आपको करना पड़ेगा इट शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ टू स्पीक द ट्रुथ। इट इज वेरी इजी टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, ये कर सकते हो। लेकिन थर्ड वाले में इट से बिगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये विल स्पॉइल का सब्जेक्ट है। स्पॉइल एक एक्शन है, ये इट से इंट्रोड्यूस तभी कर पाते हो जब बी वर्ब यहाँ आती। देखो यहाँ बी वर्ब आई है, यहाँ पर बी वर्ब आई है, तो इसे आप इट से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं इन्फिनेटिव बना करके, वो भी जेरेंड के फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। तो ये कन्वर्जन भी आते हैं इन सिंपल इन्फिनेटिव और जेरेंड, जहां पर दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, वहां कन्वर्जन भी बनते हैं। और आपको क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना कि फिलिंग में इनका काम आता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में थोड़ी लिमिटेशंस हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जो इन्फिनेटिव को एज एन ऑब्जेक्ट लेती हैं, जेरेंड को नहीं लेती, वो जेरेंड को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे आप इंजॉय के बाद जेरेंड नहीं लगा सकते, वो इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, जेरेंड लगाएंगे। और आप इसी तरीके से अवेल के बाद जेरेंड यूज करते हैं, इन्फिनेटिव नहीं। इसी तरीके से आप
स्टॉप के बाद में जेरंड लगाते हैं, इन्फिनिटिव नहीं। और वांट के बाद में इन्फिनिटिव लगाते हैं, जेरंड नहीं। रिफ्यूज के बाद में इन्फिनिटिव आता है, जेरंड नहीं। तो लिमिटेशंस हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो इन्फिनिटिव को ही एज एन ऑब्जेक्ट लेती हैं, जेरंड को नहीं लेती। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो जेरंड को लेती हैं एज एन ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव को नहीं लेती। और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो दोनों में से किसी को लेती है, जैसे लाइक है, दोनों में से किसी को आप यूज करिए। आई लाइक स्विमिंग इन द रिवर, ये भी सही है। और आई लाइक टू स्विम इन द रिवर, ये भी सही है। He began speaking loudly, ये सही है। और he began to speak loudly, ये भी सही है। begin के बाद दोनों आते हैं। तो देखिए जहां लिमिटेशंस हैं, जहां केवल जेरंड ही आता वहां ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जहां केवल इन्फिनिटिव आता वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कहां बनेंगे? जहां दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। तो देखो सब्जेक्ट में पूरी छूट होती है, सब्जेक्ट में दोनों में से किसी को भी कभी भी यूज करिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। कंप्लीमेंट में किसी को भी यूज करिए, कंप्लीमेंट की तरह कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में लिमिटेशन है। कुछ वर्ब्स जैसे देखो गिव अप लिखा हुआ है, ये गिवन अप, इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, जेरंड ही आएगा। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग लिखा है। व्हेन अ जेरंड और जेरंडियल फ्रेज appears after an action verb in a sentence and answers the question of what, इट इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्शन वर्ब। हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है एक्शन वर्ब का? क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद में अगर कोई जेरंड या जेरंडियल फ्रेज आया है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए व्हाट से, और अगर ये जेरंड उस व्हाट का आंसर बनेगा तो कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो देखो ही हैज गिवन अप स्मोकिंग लिखा है, क्वेश्चन कर लीजिए व्हाट हैज ही गिवन अप, गिवन अप आंसर मिला स्मोकिंग, इसका मतलब स्मोकिंग गिवन अप का ऑब्जेक्ट है। Now I will stop writing letters to him. What will I stop? Writing letters to him. तो writing letters to him आंसर है, यानी ऑब्जेक्ट है ये stop का। Will you mind giving me a glass of water? What will you mind? Giving me a glass of water. Mind वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, giving me a glass of water. इसका मतलब ये तीनों आपके जेरंड है। अब देखो माइंड के बाद भी जेरंड ही आता है, स्टॉप के बाद जेरंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता। गिवन अप के बाद में भी जेरंड आता है इन्फिनिटिव में। तो यहाँ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन में भी आपके लिमिटेशंस हैं, यहां पर भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि लिमिटेशन क्या है? केवल 3 प्रेपोजिशंस ऐसे हैं जिनके बाद में इन्फिनिटिव आता है और इन्फिनिटिव उन प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट बनता है, और वो 3 प्रेपोजिशंस हैं बट, एक्सेप्ट एंड अबाउट। बाकी जितने प्रपोजिशन है सबके बाद में जेरंड आता है। तो लिमिटेशंस हैं, इसलिए यहां ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, फिलिंग में याद रखना पड़ेगा, किसी प्रपोजिशन के बाद में अगर आप वर्ब को फिलअप कर रहे हैं तो वो जेरंड फॉर्म में आएगी। अबाउट के बाद में फिलअप करेंगे तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। बट के बाद में फिलअप करेंगे तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। अगर आप एक्सेप्ट के बाद में फिलअप करेंगे तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। तो किस प्रपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म में आना है वर्ब, किसके बाद जेरंड फॉर्म में आना है, ये फिलिंग में आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही वाज प्रेज्ड फॉर लगा है तो जेरंड आया, डिलीवरिंग अ वंडरफुल स्पीच। आई एम फॉन्ड ऑफ लगा है तो जेरंड आया, ड्रिंकिंग कॉफी। एट आया हुआ है, he aims at के बाद क्या आया? जेरंड, at helping the poor and the needy। तो ये सब ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन है। अब अबाउट, एक्सेप्ट और बट के बाद में इन्फिनिटिव आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो फिलिंग में ये काम आएगा, लेकिन यहां ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन कंप्लीमेंट में बनेंगे। आगे देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्योंकि कंप्लीमेंट में फ्रीडम है, सब्जेक्ट में फ्रीडम है, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनेंगे। और फिलिंग में भी ध्यान रखना है, फिलिंग में आप अगर लिंकिंग वर्ब के बाद में वर्ब लानी है तो चाहे इन्फिनिटिव फॉर्म में लाइए चाहे जेरंड फॉर्म में लाइए, दोनों चलेंगे। तो क्या लिखा है? व्हेन अ जेरंड और जेरंडियल फ्रेज अपीयर्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, इट इज एक्टिंग एज द कंप्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब। अगर कोई जेरंड या जेरंडियल फ्रेज किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है तो फिर वो लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट का काम करता है। जैसे, अच्छा अब ये पता कैसे चलेगा कि ये कंप्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब है? वो व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए कि अगर लिंकिंग वर्ब के बाद में आने वाला आईएनजी फॉर्म व्हाट का आंसर बनता है तो फिर वो कंप्लीमेंट है और वो जेरंड है।
और जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है हिज हैबिट इज आस्किंग क्वेश्चंस, तो हमने पता किया कि ये इज लिंकिंग वर्ब है क्या, क्या आस्किंग आपका कंप्लीमेंट है क्या, तो हमने व्हाट से क्वेश्चन कर लिया, व्हाट इज हिज हैबिट, आंसर मिला आस्किंग क्वेश्चंस, इसका मतलब आस्किंग क्वेश्चंस कंप्लीमेंट है, तो फिर इज आपका लिंकिंग वर्ब है। अब कंप्लीमेंट में छूट है, आप चाहें तो इन्फिनेटिव यूज कर लें, हिज हैबिट इज टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। माई इंटेंशन इज अर्निंग नेम एंड फेम, तो आप क्वेश्चन कर लीजिए व्हाट इज माई इंटेंशन, अर्निंग नेम एंड फेम आंसर है, तो आप समझ लीजिए ये कंप्लीमेंट है अर्निंग नेम एंड फेम, और इज आपका लिंकिंग वर्ब है, आप चाहें तो इसे इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, माई इंटेंशन इज टू अर्न नेम एंड फेम। फिर देखिए हर ग्रेटेस्ट मेरिट इज हेल्पिंग अदर्स इन देयर डिफिकल्टी, आप क्वेश्चन कर लीजिए व्हाट इज हर ग्रेटेस्ट मेरिट, आंसर मिलेगा हेल्पिंग अदर्स इन देयर डिफिकल्टी। तो ये इसका मतलब है ये पूरा फ्रेज आपका कंप्लीमेंट है और इज आपका लिंकिंग वर्ब है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं इन्फिनेटिव के फॉर्म में, हर ग्रेटेस्ट मेरिट इज टू हेल्प अदर्स इन देयर डिफिकल्टी। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं, यूज आस्क इंस्टेड ऑफ आस्किंग, यूज टू अर्न इंस्टेड ऑफ अर्निंग, यूज टू हेल्प इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, आप लिख दीजिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर हम इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, हम दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, फ्री है। आगे देखिए, when the ing form of a verb does not do any one of the four functions of a noun, ध्यान रखना चाहिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर वर्ब का ing फॉर्म इन फोर फंक्शंस में से, जो नाउन के फोर फंक्शन बताए हैं, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, अगर ये चार फंक्शंस में से कोई फंक्शन नहीं कर रहा है ing फॉर्म, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलरली when the ing form of a verb is governed by a helping verb, it is called present participle। हाँ, ये और लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें ing फॉर्म आता है। जैसे ही इज रनिंग ऑन द रोड, तो रनिंग आया ing फॉर्म, लेकिन ये इज से गवर्न हो रहा है, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो इज से गवर्न हो रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म को गवर्न करने लगेगी तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और उसमें एक बात और जोड़ते हैं, क्योंकि वो गवर्न हो रहा है तो उसको हम फिर ये कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज फाइनाइट वर्ब, उसमें ये जोड़ा जाता है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से गवर्न हो रहा होता है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, it is called present participle। Thank you viewers, thank you for watching this video। In the next video I will teach you simple infinitive versus gerund, कहाँ कहाँ simple infinitive को use करना चाहिए, कहाँ कहाँ gerund को use करना चाहिए। So wait for my next video। Thank you very much।